ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इवेपोरेशन। व्हाट इज इवेपोरेशन? इट इज़ अ सरफेस फिनोमिनन इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, गैस में बदलता है, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में बदल सकता है। इस प्रोसेस में लिक्विड को गैस में बदलने के लिए उसे उसके बॉइलिंग पॉइंट तक आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इवेपोरेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड गैस में बदल सकता है बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट में आए किसी भी टेम्परेचर पर। डिफरेंस देख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा क्या है। बॉइलिंग जो है ये भी प्रोसेस है। अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि बॉइलिंग एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैस, ठीक है। सो इवेपोरेशन में भी लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाता है। बट डिफरेंस क्या है कि सपोज़ यहाँ पर मैंने वाटर लिया है, ठीक है, यहाँ इस कंटेनर में वाटर है, तो बॉइलिंग का जो प्रोसेस है वो कहता है कि वाटर को गैस में बदलने के लिए मुझे इसे हीट देना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसे हीट दूंगी, मैं इसे गर्म करूंगी इस वाटर को, तो जब ये वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचेगा जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो जब ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, जब इसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा, तो इस वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, ये वेपर बनकर बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कहीं से भी निकलना शुरू हो जाएंगे क्योंकि इसे 100 डिग्री टेम्परेचर मिल चुका है, ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया है, तो पार्टिकल्स जो है वो कहीं से भी ऊपर से नीचे यहाँ कहीं का भी पार्टिकल जो है वो गैस बनकर निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट इवेपोरेशन क्या है कि इसमें होता क्या है, यहाँ पर हम लोग पहली बात कि इसे हम लोग हीट नहीं देंगे, ठीक है। सपोज़ ये कंटेनर है, इसमें मैंने थोड़ा सा वाटर लिया है, ये वाटर पार्टिकल्स है, तो इसमें होता क्या है कि इसे हम लोग हीट नहीं देते। इवेपोरेशन के प्रोसेस में हीट हम लोग नहीं देंगे। ये जो हीट इसे ज़रूरत होगी, जो इसकी जितनी हीट की ज़रूरत होगी, ये अपने आसपास के सराउंडिंग से लेगा, ठीक है। इवेपोरेशन में क्या होगा कि अगर सपोज़ एक कंटेनर में पानी लेके मैं रख दूं, तो उसमें होगा क्या कि मैं उसे हीट नहीं दूंगी, कुछ दिन के लिए मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगी, तो देखती हूँ कि उसमें से पानी ख़त्म हो गया, पानी जो है वो वेपर बन के निकल गया। ऐसा कैसे हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि इसने क्या किया कि अपने आसपास के सराउंडिंग से, अपने चारों तरफ से, चाहे वो वाटर में जो हीट था उससे, अगल बगल से, जहाँ से भी इसे मिला, इसने हीट को लिया, है ना। हीट को लेने के बाद इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ। ये सपोज़ इसका सरफेस है, सतह है ना, वाटर लेवल है। तो सपोज़ इसमें होता क्या है, जो वाटर लेवल के पास वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वाटर लेवल में सरफेस के पास वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, तो सपोज़ सनलाइट है, सनलाइट से इसे हीट मिल रहा है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो सरफेस के पास वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, पहले ये सारे हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है। गेन करने के बाद ये जब इनके पास वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीट हो जाता है जिसमें वो वेपर बन सकते हैं, तो सबसे पहले जो सरफेस वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेपर बनकर निकलते हैं इवेपोरेशन में, ठीक है। बॉइलिंग में क्या था कि हम लोग इसे हीट दे रहे थे और इस वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा रहे थे, जिसके बाद कोई भी पार्टिकल जो है वो वेपर बनकर निकलना शुरू हो रहा था। बट इवेपोरेशन में क्या होता है कि इसमें जो वाटर के पार्टिकल्स, पहली बात कि इसे हम लोग इसमें हीट नहीं देते हैं, ठीक है। ये आसपास से अपने सराउंडिंग से हीट लेता है। हीट लेने के बाद इसमें होता क्या है कि सरफेस के पास वाले जो पार्टिकल्स रहते हैं, पहले ये सारा हीट ये एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये हीट एब्जॉर्ब करने के बाद पहले ये वेपर बनकर निकलते हैं, उसके बाद फिर जो उसके नीचे होंगे फिर उनका नंबर आएगा, वो
सरफेस के पास आएंगे, फिर वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे, फिर जितना हीट उन्हें रिक्वायरमेंट होगा, जितना हीट की ज़रूरत होगी उन्हें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए, है ना, तो वो उतना हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसके बाद वो वेपर बनकर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये है डिफरेंस, ये है इवेपोरेशन। तो इसमें हुआ क्या कि वाटर का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ा, ये इसके बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं आया और ये वेपर बनकर भी निकल गया। बट ये जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो प्रोसेस है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और ये एक फास्ट प्रोसेस है। इसमें हम लोग हीट इसमें नहीं दे रहे हैं, ये अपने सराउंडिंग से ले रहा है। और बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग का जो प्रोसेस है इसमें जो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, इसमें क्या होता है कि इसे हीट हम लोग सप्लाई करते हैं। ओके, थर्ड डिफरेंस जो है ये है कि बॉइलिंग में जो भी पार्टिकल्स है वो कोई भी पार्टिकल जो है वो वेपर बनकर निकल सकता है। ठीक है, इसलिए इसे बल्क फिनोमिनन कहा गया है। बॉइलिंग का जो प्रोसेस है उसे बल्क फिनोमिनन कहा जाता है। बल्क मीन्स होता है ओवरऑल, इट मीन्स कि इसमें कोई भी पार्टिकल जो है वो वेपर बनकर निकल सकता है। ठीक है, कोई भी पार्टिकल, इसमें कोई फिक्स्ड नहीं है कि पहले सरफेस का होगा या पहले बॉटम का पार्टिकल जाएगा, कुछ नहीं। 100 डिग्री सेल्सियस पर इसके बॉइलिंग पॉइंट पर इसे हम लोग जब पहुंचा देंगे वाटर को, तो वो कोई भी पार्टिकल जो है वो वेपर बनकर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बट इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमिनन है। सरफेस फिनोमिनन का मतलब ये हुआ कि सतह पर होने वाली ये फिनोमिनन है। डैट मीन्स इसमें होगा क्या कि पहले जो सरफेस के पास जो पार्टिकल्स होंगे वो हीट गेन करके उसके बाद वो वेपर बनकर निकलेंगे। ठीक है, सो होप अब ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है। दोनों लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करता है, बट इसमें हम लोग हीट अप्लाई करते हैं, ये सराउंडिंग से हीट लेता है। ये फास्ट प्रोसेस है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। ठीक है, ये बल्क फिनोमिनन है, मतलब इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक बार में कर रहे हैं। एक बार ये 100 डिग्री पर पहुंचने के बाद कोई भी पार्टिकल वेपर बनकर निकल सकता है, बट ये सरफेस फिनोमिनन है। डैट मीन्स इसमें जो पहला सरफेस वाला पार्टिकल है वही वेपर बनकर निकलेगा। ओके, ये डिफरेंस है दोनों में। एक और बात जो है वो ये है कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है, कोई भी चीज़ ठंडी होती है। अगर किसी भी चीज़ में इवेपोरेशन हो रहा है तो वो चीज़ जो है वो ठंडी हो जाएगी। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल सनी डेज़ में, गर्मी के दिनों में होता है क्या है, जो हमारे घर का जो रूफ़ होता है, जो हमारे घर की छत होती है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो आप लोगों में से बहुतों ने देखा या सुना होगा कि लोग करते क्या है कि शाम के वक्त वो अपने अपने रूफ़ पर, छतों पर पानी डालते हैं ताकि वो ठंडी हो जाए, है ना। तो उसमें होता क्या है कि जब रूफ़ गर्म है, डैट मीन्स इसमें हीट है ना, और जब इस पर वाटर डाला जा रहा है ना, तो वाटर जब इस रूफ़ पर वाटर के जो ड्रॉप्स जब आते हैं तो होता ये है कि हर एक पार्टिकल को जितना वेपर बनने के लिए जितना हीट की ज़रूरत होती है वो उतना हीट लेते हैं और वो वेपर बनकर निकल जाते हैं। तो इसमें सपोज़ इसमें हीट है, ठीक है, अब ये हीट इस पार्टिकल को दे रहा है, वाटर के इस पार्टिकल को दे रहा है, तो यहाँ पर वाला जो हीट है वो तो ख़त्म हो गया, वो इसको इसने दे दिया इस रूफ़ के इस पार्ट में। सपोज़ यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स आए, वाटर पार्टिकल्स आए, सबको इसने हीट दे दिया। यहाँ पर वाले ने इसको सारे को हीट दे दिया। यहाँ पर के जो छत का जो पार्ट था, यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स आए, वाटर के ड्रॉप्स आए, उसने उन सारे पार्टिकल्स को हीट दिया ताकि वो वेपर बनकर निकल जाएं, है ना। तो हुआ क्या कि जब इसने हीट दे दिया तब इसके पास तो कुछ नहीं बचा, तो जब हीट देगा तो वो ठंडा ही होगा, है ना। तो इससे प्रूफ होता है कि इवेपोरेशन जो है वो उससे कूलिंग होती है, ठीक है। सो अब आते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स। वो कौन कौन सी बातें हैं जिस पर इवेपोरेशन डिपेंड करता है। सो द फर्स्ट फैक्टर इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस।
इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ मैंने गर्मी के दिनों में कपड़े सूखने को डाले और ठंडी के दिनों में, जाड़े के दिनों में भी मैंने कपड़े सूखने को डाले, तो कब कपड़े जल्दी सूखेंगे? ऑब्वियस है, गर्मी के दिनों में जल्दी सूखेंगे, क्योंकि गर्मी के दिनों में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। इट मीन्स कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, जो इवेपोरेशन है वो और तेज़ी से होगा। ठीक है। नेक्स्ट है सरफेस एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। इट मीन्स अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ बहुत सारे कपड़े धुलें, ठीक है, और उन सारे कपड़ों को एक ही जगह बिना फैलाए एक ही जगह डाल देते हैं, तो क्या होगा? कपड़े जल्दी सूखेंगे? नहीं सूखेंगे। अगर सारे कपड़ों को एक ही जगह रख दिया जाए तो वो जल्दी सूखेंगे? नहीं सूखेंगे। अगर इन्हीं सारे कपड़ों को फैला कर डाल दिया जाए तो क्या होगा? तो ये कपड़े जल्दी सूखेंगे। तो इससे हुआ क्या कि जब सारे कपड़े एक जगह थे, यानी इसका सरफेस एरिया कम था, है ना, जितना सरफेस एरिया था उतना से ही इवेपोरेशन हो पा रहा था। बट जब हम लोगों ने सारे कपड़ों को फैला दिया, डैट मीन्स इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, हर कपड़े को फैला दिया, तो इवेपोरेशन जो है अब क्या हो रहा है? चारों तरफ से सारी जगह से हो रहा है, यानी इवेपोरेशन तेज़ी से हो रहा है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज़ एक बॉल है ना, एक बॉल इस तरह का है और एक इस तरह का है, ठीक है। तो किसमें जो है इवेपोरेशन तेज़ी से होगा? ऑब्वियस है, इसका सरफेस एरिया बड़ा है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेशन यहाँ से होगा। क्योंकि इसका सरफेस एरिया जो है ये छोटा सा है, तो इससे इवेपोरेशन बहुत कम होगा। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा, इवेपोरेशन का रेट जो है उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है विंड। विंड मतलब बहती हुई हवा जो होती है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड। सब इवेपोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हवा बहुत तेज़ चलेगी तो इवेपोरेशन भी बहुत तेज़ी से होगा। अगेन सपोज़ आप कपड़े डाल दो, ठीक है, अगर बहुत तेज़ हवा चलेगी तो क्या होगा? कपड़े में जो भी वाटर पार्टिकल्स है वो हवा क्या करेगी? उसे अपने साथ बहा कर ले जाएगी, है ना। तो इससे भी पता चल रहा है कि अगर विंड तेज़ होगा तो इवेपोरेशन तेज़ी से होगा, क्योंकि और जितने भी पार्टिकल्स होंगे, वाटर पार्टिकल्स होंगे, उसे हवा अपने साथ तेज़ी से बहा कर ले जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। इवेपोरेशन जो है वो ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब पहले बात करते हैं ह्यूमिडिटी है क्या। ह्यूमिडिटी नमी को कहते हैं। डैट मीन्स कंपोजिशन ऑफ एयर में आप लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारे गैसेस हैं, ये बहुत सारे गैसेस से मिलकर एयर बना हुआ है। उसमें से उसमें जो है कुछ एक अमाउंट में वाटर वेपर भी रहते हैं, है ना, वाटर वेपर्स भी रहता है, जिसे हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। एयर में जो वाटर वेपर्स हैं पहले से मौजूद हैं, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज ऐसे समझ सकते हैं इसे कि बारिश के दिनों में क्या होगा? हवा में नमी ज़्यादा रहेगी, है ना। ठंडे दिनों में क्या होगा? हवा में नमी ज़्यादा रहेगी। तो जब नमी ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा? वो इवेपोरेशन में क्या होता है कि इवेपोरेशन में क्या होता है कि वाटर जो है वो वाटर वेपर में बदलता है ना। अगर इन्वायरमेंट में पहले से ही बहुत ज़्यादा वाटर वेपर मौजूद है तो क्या वो और वाटर वेपर को लेना चाहेगी? नहीं लेना चाहेगी। इसका मतलब अगर जो मौसम ह्यूमिड रहेगा, अगर मौसम ऐसा है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत ज़्यादा हवा में नमी है, तो वहाँ पर इवेपोरेशन क्या होगा? बहुत कम होगा, ठीक है। तो ये ह्यूमिडिटी इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ओके। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, अभी मैंने बताया, इसे इस तरह से देख लेते हैं। द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्टर दैट व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट टेक प्लेस latent heat of vaporization from surroundings which on losing heat get cool, okay। अभी जैसा कि मैंने बताया था कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है ना। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है कि
किसी भी चीज़ में जो लाइक मैंने रूफ़ का एग्जांपल दिया था कि रूफ़ जो है सनी डेज़ में ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इसमें हीट मौजूद है। अब इसमें होता क्या है कि जब हम लोग इसमें वाटर को डालते हैं रूफ़ पर, जब वाटर को स्प्रिंकल करते हैं, छिड़कते हैं, तो क्या होता है कि ये जो रूफ़ में जितनी हीट है तो पार्टिकल्स उस हीट को ले लेता है। तो जब ये रूफ़ जो है वो हीट को पार्टिकल्स को दे रहा है, वाटर पार्टिकल्स को दे रहा है, तो इसके पास तो कुछ नहीं बचा। डैट मीन्स अगर ये हीट दे रहा है, इससे हीट निकल रहा है, तो ये तो ठंडा हो जाएगा, है ना। तो इसी बात को यहाँ पर कहा गया है।